बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम जो इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट हुआ है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने लगे हैं और आप सब अपना एनालिसिस कर लें कि आप लोगों के 100 एमसीक्यूज़ में से कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। ये मैंने स्पेसिफिकली नहीं किया क्योंकि जो टेस्ट होते हैं उसमें तो पोर्शंस बने होते हैं, इस्लामियात का अलग, पाकिस्तान अफेयर्स अलग, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस वगैरह का। लेकिन मैंने इसको इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और जितना मतलब टोटल सिलेबस था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, उन सब को कंबाइन करके तो जितने भी एमसीक्यूज़ उसमें से आए हैं वो डिस्कस किए और उसके अलावा मैं साथ आपको वो भी बताऊंगी जो एमसीक्यूज़ फ्यूचर के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहला एमसीक्यू जो मैंने किया है यहाँ पे, वहाँ पे तो आपको पता है डिफरेंट कलर्स की बुक्स होती हैं, सबके पास सेम क्वेश्चंस होते हैं बट उनका सीक्वेंस चेंज होता है। अच्छा, हमारे पास पहला है जी कि आर्टिकल 63(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो वो किस चीज़ को डील करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है जबकि आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन की बात करता है। लेकिन उसमें से हम इतना जनरल उसको देखते नहीं है ना कि उसकी क्लॉज 1, 2, 3 किस बारे में बात कर रही है। तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे पूछा गया है वो कहा गया कि आर्टिकल 63(2) जो है वो किस चीज़ की बात करता है। तो ऑप्शन से हमारे पास प्री इलेक्शन की, पोस्ट इलेक्शन की, नन ऑफ दीज। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्योंकि ज़िक्र हो गया नन ऑफ दीज का, तो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया गया इस दफ़ा के टेस्ट में इस तरह के ऑप्शन को डाल के नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज भी हो तो भी बंदा कंफ्यूज रहता है कि पहले वो उसको एक होता है डाउट कि ए बी सी में से किस में, लेकिन नन ऑफ दीज आ जाए तो उसको होता है कि मे भी उन्होंने राइट ऑप्शन डाला ही नहीं है। और इस दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि इन्होंने नन ऑफ दीज डाला है तो वाकई किसी स्पेसिफिक पर्पस के हवाले से था, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस में ऐसा हुआ है कि वो आंसर्स करेक्ट नहीं दिए हुए थे गिवन ऑप्शंस में से। खैर, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ कि आर्टिकल 63(2) जो कि 63 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है और डिस्क्वालिफिकेशन में जो क्लॉज 2 है तो वो पोस्ट इलेक्शन की बात कर रही है। ठीक है, प्री इलेक्शन, इलेक्शन के बाद के मामले में डिस्क्वालीफाई किन सूरतों में हो सकता है वो मेंशन कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको एक साथ डिस्कस करूँगी तो आपका आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ आपका किस हवाले से आया था और जिन्होंने फ्यूचर में ये टेस्ट देना है तो वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएँ। पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है इलेक्शन कमीशन, जो कि हमने 213 से 226 आर्टिकल्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ भी देखा हमने। और इसके अलावा हमने 241 इसके सेक्शन थे इलेक्शन एक्ट 2017 के, तो उसमें भी देखा। तो उसके अकॉर्डिंगली एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है जो कि नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फाइनल करती है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो सेनेट के मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है। जैसे हमने कहा था जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो नेशनल असेंबली में से हमने कहा कि ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन से 50-50% आते हैं। तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि सेनेट से कितने लिए जाते हैं, तो सेनेट से आपको पता हो कि 1/3 लिया जाता है सेनेट के मेंबर्स का। एक हमने बहुत सारे मैगज़ीन्स पढ़े हैं, इसके अलावा रूल्स पढ़े हैं और इक्विटी में काफ़ी इस तरह के मैगज़ीन्स हैं जो हमारी रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये उस हवाले से एक है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो ये उन्होंने पूछा हुआ था कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का रूल है, जनरल क्लॉज है, स्पेसिफिक है या कोई भी ऑप्शन इसमें से ट्रू नहीं है। तो पहले तो आपको बता दूं कि इसका मतलब ये होता है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि दोनों पार्टीज़ में से किसी के साथ भी इस तरह ज़्यादती नहीं की जाएगी कि उसको सुने बगैर ही फ़ैसला कर दिया जाए, यानी कि बोथ पार्टीज़ को हियर करना, उनको सुनना ज़रूरी है। सो नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कोई भी पार्टी उसको बगैर सुने उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये हमारे पास नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल आ जाता है, नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट, टेक्नोक्रेट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था कि जो भी टेक्नोक्रेट है तो उसका एक्सपीरियंस कितना होगा। तो उसका एक्सपीरियंस हमारे पास 20 ईयर्स होगा। उसको मस्ट है कि वो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस करे, उसके बाद ही वो इस क्वालिफ़िकेशन पे पूरा उतरता है। रूल ऑफ लॉ मेंशन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ था, बहुत से ऑप्शन से आर्टिकल 4 मेंशन था, आर्टिकल 4 and 25 था। इसके अलावा
नन ऑफ दीज भी था, आर्टिकल 35 भी। तो रूल ऑफ लॉज, पहली बात तो ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत से आर्टिकल्स में रूल ऑफ लॉ की बात करता है। वो कहता है मतलब कोई भी क्लॉज है तो उसकी लास्ट सेंटेंस में लिखा होता है सेव इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लॉ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी के अगर आर्टिकल्स हैं उसमें ये बात है, आर्टिकल 40 है उसमें ये बात है, आर्टिकल 20 है उसमें ये बात है। इसके अलावा आर्टिकल 35 फैमिली की प्रोटेक्शन, तो उसमें भी ये बात है। आर्टिकल 3 है तो उसमें भी रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन बेसिकली क्योंकि उनके पास जो ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे उसमें आर्टिकल 4 और 25 एक ऑप्शन था जिसमें 4 एंड 25 लिखा हुआ था, 4 एंड 25। तो ये ठीक था क्योंकि 25 इक्वालिटी की बात करते हैं और 4 जो है वो सिक्योरिटी और पर्सनस की लाइफ की प्रोटेक्शन की बात करता है, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ या रूल ऑफ लॉ जिसके तहत हो। तो हमारे हिसाब से यही ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल 10A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जो कि आपको मालूम होना चाहिए, फेयर ट्रायल की बात करता है। तो जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो आर्टिकल 10A बना के ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, तो ये 18th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 8th लिखा हुआ था। तो इसका मतलब कि जो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, तो वो उस टाइम में हमारे लिए करेक्ट था। लेकिन जो असल आंसर है वो 18th है। 18th अमेंडमेंट के तहत हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की थी। प्रोविंशियल ऑटोनमी हो या कंकरेंट और फेडरल लिस्ट की बात हो या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, राइट ऑफ फेयर ट्रायल की बात हो, तो उस हवाले से हमने इसको काफ़ी ज़्यादा 18th अमेंडमेंट में हमने एडवांसमेंट देखी थी जो कि उन्होंने राइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर एक एक्सरसाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये उन्होंने पूछा था कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर एक्सरसाइज करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कौन से ऑर्डर के तहत करता है, ठीक है, यानी कि किस लॉ को वो फॉलो कर रहा है। तो ये आपको पता हो कि लॉ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। वहाँ पे ऑप्शंस में 2004, 2006, 9 काफ़ी ज़्यादा थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज करता है। रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस और द रिटर्न बी सबमिटेड टू रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन एक्सपेंसेस का सारी रिटर्न स्लिप दी जाती है तो वो कौन से फॉर्म के तहत की जाती है, तो राइट ऑप्शन इज़ फॉर्म सी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हर जगह मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, आई से मैंने इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन कर दी है, अपॉलॉजी फॉर दैट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टर्म टू होल्ड ऑफिस, जैसे कि आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो होल्ड करना होता है ऑफिस वो 5 ईयर्स है। तो उससे पहले क्या है, तो यहाँ पे ये ओल्ड और न्यू करके मैंने कर दिया, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस थे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट वो वहाँ पे मेंशन था 5, 4, 5, 3, 5, 6। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5, 4 का है। अ पर्सन हु हेट्स लर्निंग, अब जो पर्सन है जो कि लर्निंग वो कह सकते हैं हम कि राइटिंग और लर्निंग कुछ भी नहीं है उसकी, वैसे तो हम इलिटरेट कहेंगे, लेकिन जो हमारे पास इलेक्शन ऑफिसर के उस टेस्ट में MCQ पूछा गया था वो ऐसे पर्सन के हवाले से था कि जो लर्निंग को पसंद ही नहीं करता, ठीक है, हेट का वर्ड यूज़ किया, तो उसको मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। ही इज़ अ पर्सन हु हेट्स लर्निंग एंड राइटिंग, मिसोलॉजिस्ट। सैयद अहमद शहीद, तो ये 1831 में शहीद हुए थे। ऑप्शन हमारे पास का 21, 31, 30 था। 1830 में लड़ाई स्टार्ट हुई थी और उस वॉर का 1831 में ये शहीद हुए। आइडिया ऑफ सार्क, आइडिया ऑफ सार्क बेसिकली बांग्लादेश ने दिया था। ये साउथ एशियन जितनी भी कॉपरेशन की कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान सार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी और इसका आइडिया बांग्लादेश ने दिया था। वहाँ ऑप्शंस में
पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको राइट ऑप्शन याद रखना है कि सार्क का आइडिया बांग्लादेश ने दिया था सबसे पहले। रिडा वॉर्स के हवाले से पूछा गया था कि कौन सी खिलाफत में रिडा वॉर्स को लड़ा गया था, फाइट की गई थी उनके बारे में। तो ये हमारे पास फर्स्ट कैलिफ के दौर में हुआ था। तो ये फर्स्ट कैलिफ हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में रिडा वॉर्स को लड़ा गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली पास हमें पता है 23 मार्च 1940 के हवाले से हम इसे याद करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पासिंग डे था तो वो हमारे पास 12 मार्च था 1940। तो ये भी आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1940। इसके अलावा 15th MCQ से हमारे पास कि जो फैटिमिड कैलिफेट है तो वो अभी तक कौन से कंट्री में, कौन से एरिया में एक्सपीरियंस की जाती है, तो वो इजिप्ट इज़ द राइट आंसर। वैसे ईरान में भी खिलाफत का कुछ ना कुछ हमें नज़र आता है आंसर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैटिमिड कैलिफेट है वो एक्सपीरियंस हो रही है इजिप्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं साथ साथ एक्सप्लेन करने लगी हूँ। 16th हमारे पास, अच्छा, जो बाइडेन के हवाले से भी एक MCQs हमारे पास आया था कि वो अमेरिका के कितनेवें प्रेसिडेंट हैं, और ये मेरी वीडियो में भी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि 46 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं ये, ठीक है, USA। इस्लामियात के पोर्शन से अगर देखा जाए तो हमारे पास अच्छा एक MCQ था कि हस्बैंड के शेयर के बारे में। हस्बैंड शेयर वाइफ की प्रॉपर्टी से होगा, ऑब्वियसली वाइफ अगर डिसीज्ड है तो वाइफ की प्रॉपर्टी से हस्बैंड को शेयर कितना मिलेगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हस्बैंड को हाफ शेयर मिलता है वाइफ की प्रॉपर्टी से, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की मौजूदगी में अगर औलाद हो तो कितना शेयर मिलेगा। तो औलाद हो तो 1/4 मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा नेक्स्ट अब मैंने कुछ इस्लामिक स्टडीज़ से डाले हैं और कुछ इंग्लिश से डाले हैं। एक जो बाइडेन वाला आपसे डिस्कस कर दिया हस्बैंड के शेयर से, वाइफ का शेयर 1/8 होगा। इसको भी ऑल्टरनेटिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनहेरिटेंस से भी हमें जो बेसिक हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। वाइफ का शेयर इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन 1/8 हो जाएगा और 1/4 इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि सिर्फ हस्बैंड होगा। तो हदीस की बुक्स कलेक्टिवली जो 6 किताबें हदीस की उन्हें सित्ता कहते हैं, ठीक है। और उम्मुल कुरान, सूरह फातिहा को जी उम्मुल कुरान कहते हैं। इस हवाले से भी पूछा गया था, हम कहते हैं सूरह फातिहा कुरान का निचोड़ है, उसका खुलासा है कम्प्लीटली। तो उम्मुल कुरान भी सूरह फातिहा को कहा जाता है, पहली सूरत कुरान की। अच्छा, अरफात गैदरिंग के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन से ज़िल हज को अरफात की गैदरिंग होती है। मुसलमान हज के लिए अरफात में इकट्ठे किस दिन होते हैं, तो वह 9 ज़िल हज उसका आंसर है, करेक्ट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से हुई थी, तो उन सहाबी का नाम क्या है। तो उन सहाबी का नाम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्हें ज़ुन्नुरैन का लक़ब भी दिया गया था इसी रीज़न की वजह से कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी, निकाह किया था। अब इंग्लिश के पोर्शन में आएँ तो बेसिकली इंग्लिश के तो 10 मार्क्स आपके सिनोनिम एंटोनिम्स की हैं, और वो इस तरह की चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में हम फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। और अभी भी जो MCQs आए हैं उनको हम तैयार कर भी लें तो हमें सिर्फ रूल्स को देखना है और इसकी पेयर ऑफ वर्ड्स की तैयारी करनी है। सेम मीनिंग देने वाले वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स इस तरह भी आ जाता है। और ग्रामर से इस दफ़ा काफ़ी पोर्शन आया है कि सेंटेंस दिया था और उसके बाद उन्होंने मेंशन कर दिया कि इसे फ्यूचर टेंस में करें, इसे फ्यूचर परफेक्ट में करें। तो
ये है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस इस तरह का आ जाए। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आ गया। अब बाज़ औक़ात इस तरह के आपके पास सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें वो सिर्फ एक ब्लैंक नहीं देते, अब वो 2 ब्लैंक्स दे देते हैं। वो कंडीशनल सेंटेंस भी हो सकते हैं, उसमें प्रपोजिशन बट व्हेन के साथ कुछ ना कुछ किया होता है, यानी कि 2 सेंटेंस को कंबाइन किया होता है। ठीक है, बेसिकली यही मैं समझाना चाह रही थी कि कंबाइंड टेंसेस को आपने गौर से देखना है कि और उसके रूल्स को आपने पढ़ना है कि अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो कंबाइंड सेंटेंस अगर आया, आपके पास 2 ब्लैंक्स हैं, तो अगर एक पोर्शन में उसके प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात हो रही है तो दूसरे में डेफिनेटली फ्यूचर इनडेफिनिट की बात होगी, तो वहाँ पे विल शैल के साथ आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ऑप्शन आए होते हैं और वर्ब आपको मेंशन की होती है, तो आपने उन वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू दी डिमांडेड क्वेश्चन या डिमांडेड टेंस उसका आंसर देना होगा। खैर, अब देखते हैं इसमें हमारे पास, जैसे एक मैंने एग्जांपल दे दी कि कर्व मींस, तो इन्होंने कहा था मेंशन था साथ कि ऐसा मीनिंग लिखना है जो कि नियर टू दैट मीनिंग हो विच इज़ अंडरलाइन। ठीक है, तो ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज़ करना था जो कर्व से मैचिंग और बहुत सेमनेस आंसर दे रहा हो, सिमिलर आंसर दे रहा हो। तो कर्व का जो मीनिंग है वो रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन उसका राइट था। अब प्रेपोजिशंस के हवाले से भी बहुत आता है, ऑन, ऑफ, एट, अंडर, अबव, इन चीज़ों को आपने स्टडी करना है क्योंकि इंग्लिश 30% होता है, तो ये 30 जो मार्क्स हैं वो फंक्शनल इंग्लिश से ही आते हैं। माई डॉग वेंट डैश टू मिल्क शॉप, तो अब ये जो मिल्क शॉप की तरफ उसने कहा कि माई डॉग वेंट, तो अब उसकी डायरेक्शन वेंट के साथ कौन सा ऐसा प्रेपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं, ऑन, ऑफ, टूवर्ड्स। पहली बात तो ये आप याद रख लें कि कभी भी 2 प्रेपोजिशंस एक साथ यूज़ नहीं होते। अगर कोई प्रेपोजिशन एक साथ, जैसे यहाँ पे वेंट ऑफ मैंने किया है, तो वेंट ऑफ क्यों लगेगा, तो वेंट ऑफ कलेक्टिवली यूज़ होता है। अगर वेंट और ऑफ को अलग अलग कंसिडर किया जाता तो कभी भी 2 प्रेपोजिशंस एक ही ब्लैंक में इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते। वेंट ऑफ एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन यूज़ होती है, इसको सिंगल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग फ्रेजी मूवमेंट की कि किस ने स्टार्ट की थी। ऑप्शंस हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, लेकिन जो आंसर था वो शरीयतुल्लाह था। जो पाकिस्तान अफेयर्स के मैटर्स हैं वो करंटली नहीं आए, ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि जो पाकिस्तान अफेयर्स, वैसे अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि 2-3 साल प्रीवियस जो है ना वो लेटेस्ट कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक जो है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री से आए हैं, और हिस्ट्री भी 1947 से भी पहले वाली जो हिस्ट्री थी उस पर काफ़ी फोकस रहा है। यानी पानीपत की लड़ाई कब हुई, ज़हीरुद्दीन बाबर कहाँ पैदा हुए, ये भी एक आया हुआ था सच एक सवाल इस दफ़ा। फिर फ्रेजी मूवमेंट को देख लें, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस डेट को पास हुई। इसके अलावा एक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का भी आया हुआ था कि किस डेट को अप्रूव हुआ था, तो वो 10 अप्रैल था। यानी कि आपको तमाम कॉन्स्टिट्यूशन 1962 और इसी तरह 1956 इनकी भी डेट्स याद होनी चाहिए। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आया था, इसके अलावा आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे का पता होना चाहिए कि किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे के हवाले से क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंट डे जो कि जून का था, और ये चीज़ें अब आपकी करने वाली आ गई जो कि मैं फ्यूचर के हवाले से बात करें। इन्वायरमेंट डे का पता हो, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे का पता हो किस दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसी तरह इन्वायरमेंट डे हो गया, लेबर डे हो गया। अच्छा, इसी तरह ये जो मैंने आपको बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हो गए, ठीक है। अब इस दफ़ा के जो टेस्ट है उसमें इन्वायरमेंट डे के हवाले से आए थे। इन्वायरमेंट को हमने बहुत ज़्यादा जो है ना निगलेक्ट कर दिया है, और इन्वायरमेंट पे ही हमारे इमरान ख़ान साहब तो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, और क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट डे के हवाले से आया। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा वुमेन डे का भी आपको पता होना चाहिए, 8 मार्च है। इसी तरह लेबर डे वो 1 मई है। एक MCQ आया था कि जो UN की मीटिंग है
कि वो हर साल कौन सी डेट को होती है, ठीक है। तो उसका आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इको है और सार्क है, इनकी एनुअल मीटिंग्स का भी आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा OIC, क्योंकि पाकिस्तान इसका मेन मेंबर है, तो इनकी एनुअल मीटिंग्स किन किन डेट्स को होती हैं वो भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन है उसके सीक्रेट और ओपन बैलेट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह से थोड़े कंफ्यूज करके सिचुएशन क्रिएट की गई थी, और बल्कि इस टेस्ट में भी एक आया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो प्रोविंसेस के मिनिस्टर हैं, उनके इलेक्शंस ओपन बैलेट होते हैं, सीक्रेट बैलेट होते हैं, तो वो ओपन बैलेट होते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल है हमारे पास 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो वो ये बात क्लियर कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावा तमाम सीक्रेट बैलेट होंगे। इसका मतलब कि जो 2 डेजिग्नेशंस उसने दी हैं, इनके ओपन बैलेट की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास सीक्रेट नहीं बल्कि ओपन होगा। किन के लिए? PM और CM के लिए। अच्छा, आई होप कि आपको अपने मार्क्स का भी आइडिया हो चुका होगा और कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो चुके होंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप अच्छी तरह तैयारी करके जाएंगे और आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस हवाले से MCQs आ सकते हैं या आते होते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं तो वो वाकई करंट अफेयर्स हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही डेप्थ हिस्ट्री में चले जाते हैं वो करंट अफेयर्स की। जैसे कोविड की आई एब्रीवेशन सिंपल था, लेकिन कोविड कहाँ से जनरेट हुआ, या कोविड के पाकिस्तान में केसेस कितने थे, और पहला केस कहाँ से रिपोर्ट हुआ, ये तमाम बातें मैंने वैसे डिस्कस भी की हुई थी आपके साथ वीडियो में। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो जिस चीज़ से स्पेसिफिक टेस्ट हो उस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस देना होता है। जैसे ये इलेक्शन ऑफिसर की जॉब है, या इसके लीगल एडवाइज़र्स की हो, लीगल ऑफिसर्स की हो, इलेक्शन रिलेटेड इलेक्शन डायरेक्टर की, इवन एक 20 ग्रेड की भी इनकी रिसेंट जॉब आई भी हुई है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जिस स्पेसिफिक फील्ड की या जिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की जॉब है, तो उससे रिलेटेड जो उसके अपने रूल्स हैं, या उससे रिलेटेड जितनी लेजिस्लेशन हमारे नेशनल लेवल पे हुई है, और इंटरनेशनल जो मेन एक्सेप्टेड या मोस्ट एक्सेप्टेड जिसको हम कह सकते हैं, डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स की तरह होते हैं, और वो उससे रिलेटेड क्या क्या एक्ट हैं, क्या क्या लेजिस्लेशन इंटरनेशनली हुई है, ठीक है, और पाकिस्तान उसकी पार्टी है या नहीं, या उन्हें इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, कोवेनेंट्स की। जैसे इलेक्शन था तो यहाँ पे अब पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से तो इसके पार्ट की बात हुई है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट था, ठीक है, इलेक्शन एक्ट 2017, इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ बात की गई हुई थी। तो इस इलेक्शन 2017 से बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल किए गए थे। मुझे लगता है कि जो 30% के आपके पास सिलेबस में आए हैं क्वेश्चंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन से हट के, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर वो 13-14 आर्टिकल्स थे तो उनमें से सिर्फ 1-2 को लिया गया, और वो भी इस तरह से कंफ्यूजिंग बनाए गए जैसे सीक्रेट और ओपन किया, क्योंकि क्लियर टर्म्स में और प्लेन लैंग्वेज में नहीं था। यहाँ पे आपको जो है वो कह सकते हैं कि इंटेंशनलिस्ट अप्रोच अप्लाई करनी पड़ी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसने पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा इस बात का। खैर, इंटरनेशनल के हवाले से हमने बात कर ली है। इलेक्शन एक्ट को आपने देखना है। अगर नादरा की कोई जॉब्स आती हैं तो आपने नादरा के रूल्स को सही करके पढ़ना होता है, नादरा ऑर्डिनेंस देखना होता है 2000 का, और नेपरा की आती हैं, पेपरा की आती हैं, पेमरा की आती हैं, तो जो उनके अपने ऑर्डिनेंस हैं ना, उन चीज़ों का आपने गौर से देखना होता है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी, अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्टडी कॉर्नर के साथ कनेक्टेड रहें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं। बेसिकली मैं लॉ के हवाले से अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन इसमें भी आप कौन से सब्जेक्ट पे पहले वीडियोस देखना चाहते हैं, लेक्चर्स देखना चाहते हैं, या स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर आप कहते हैं तो हम उन टॉपिक्स पे भी लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं, इनकरेज करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि थोड़ी इनकरेजमेंट होगी, थोड़ा मेरा टीचिंग स्टाइल
अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात की है, और इंशाल्लाह हम जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे लेटेस्ट, और स्पेसिफिक टॉपिक्स के हवाले से भी केस लॉज डिस्कस करेंगे। लॉ हो, पॉलिटिकल साइंस हो, और इंटरनेशनल अफेयर्स हों, इंटरनेशनल लॉ हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हो, या फिर IHL, किसी भी हवाले से, क्योंकि मेरी इन तमाम चीज़ों में कमांड है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन की जाए, और जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के हवाले से भी तैयारी की जाए, लीगल ऑफिसर्स के हवाले से भी, NTS, PMS, CSS के हवाले से भी तैयारी हो सके। तो इन तमाम पे हम ज़रूर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। बाकी आप मुझे टॉपिक्स सजेस्ट करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह फिर इस पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड एट स्टडी कॉर्नर। अल्लाह हाफ़िज़।